हाय गाइस, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शब्द के बारे में जाना और हिंदी के सेशंस में और शब्द क्या होता है उसके बारे में समझा था। मैंने आपको बताया था कि जब दो वर्ण आपस में मिलें और उनका जो मिलन हो वो सार्थक रूप से हो, अर्थात उस मिलन का एक मतलब निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि रा रा पे आ की मात्रा माँ खाली राम। ठीक है, यदि आप जगमग या मगजग उल्टा कर देंगे, जगमग तो आप ठीक तरीके से किए हैं, लेकिन मगजग कर देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वर्ण वहाँ अभी आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे बढ़िया शब्द नहीं बनेगा और वो निरर्थक शब्द माना जाएगा। उसी कड़ी में हम लोगों ने शब्दों की काफ़ी कुछ चीज़ों को देखा था। हमने कहा था कि दोहराएंगे भी, लेकिन आज प्लान चेंज है। एजेंडा ये है कि इसको दोहराना नहीं है, पहले आपको सीधा सीधा पढ़ाना है। उसके बाद जब मौका मिलेगा तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन और आंसर सेटिंग होगी और क्वेश्चन आंसर का हल करने के बाद वहाँ पर भी ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो पहले आप सरसरी निगाह से हिंदी पढ़ते रहिए, मेन कॉन्सेप्ट आप सीखिए। ये जो भाग हैं, परिभाषाएँ हैं, ये निरंतर आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। ठीक है, आज हम देखेंगे आविकारी शब्द। ठीक है, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप किसी को बुला रहे हैं, हे हो, अबे, किंतु, परंतु, और, यदि, मतलब आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर रहे हैं लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। समस्त अव्ययवाची शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है संबोधवाची अभिकारी शब्द, हे हो, अरे, अबे, सुन। इस तरीके से बुलाने के बाद भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषणवाची, धीरे धीरे, जोर जोर, बीच में जो होता है ये चिन्ह लगा होता है। समुच्चयवाची जो होते हैं और, किंतु, अथवा, और संबंधवाची जो होते हैं तक, भर और अथवा, इसका प्रयोग किया जाता है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? तो निरर्थक शब्द मतलब होता है कि पानी पानी हो गया, रोटी वोटी, लकड़ी वकड़ी, लड़की वड़की, तो मतलब सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका एक तरीके से अब जैसे कि लड़की तो ठीक है, उड़की क्या चीज़ है, रोटी ठीक है, वोटी क्या चीज़ है, पानी ठीक है, वानी क्या चीज़ है, तो उस एक अर्थ जो है उसका नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक तो मिलता है लेकिन दूसरा अर्थ जो होता है, जो योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं जो होता है उसका निरर्थक भाव होता है, जिस कारण इसको निरर्थक शब्द के रूप में रखा गया है। एक बार हम फिर इसको दोहराते हैं, उसके बाद सीधा हम वाक्य रचना पर चलते हैं। ठीक है, आ जाएं, कहाँ हैं ये? ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था वहाँ पे शब्द किसके कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक संघात को। ठीक है, वर्णों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थात दो वर्णों को आपस में जोड़ेंगे, उसका अगर सार्थक अंग बनेगा तो उसे हम शब्द के रूप में बता देंगे। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। एक सार्थक शब्द कहा गया है, एक निरर्थक शब्द कहा है। जिसका अर्थ का मतलब उसे सार्थक मत कहते हैं, शब्द कहते हैं, और जिसका कोई मतलब निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, एक मतलब निकलना चाहिए जो हमारी समझ में आता है। सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद सार्थक शब्दों के होते हैं। रचना के अनुसार सार्थक शब्द, उत्पत्ति की और जन्म के आधार पर, उत्पत्ति और जन्म एक ही होता है के आधार पर सार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, और विकार एवं प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द। ठीक है, मैं काफ़ी तेज़ी से लेकर के चल रहा हूँ, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। रचना के आधार पर सार्थक शब्द किसको कहते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका विखंडन नहीं हो सकता है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो विखंडित तो होते हैं लेकिन वही प्रकार के जो होते हैं, अर्थ उनका जो होता है एक तरीके से वही होता है। जैसे कि पंक धन गज, गज धन आनंद, गजानन। ठीक है, तो एक ही प्रकार का अर्थ मिलता है। जैसे कि विद्या धन आलय, तो विद्यालय। ठीक है, मतलब आप 2 शब्दों को जोड़ा तो कहीं ना कहीं वही शब्द, उसी से संबंधित शब्द आपको मिला, वही शब्द मिला। लेकिन यौगिक शब्द किसको कहते हैं? तो 2 रूढ़ शब्दों को यदि आपस में जोड़ा जाता है, तीसरा वाला बता रहा हूँ, यदि 2 रूढ़ शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है और दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद उसका अर्थ पर्यायवाची आए, अर्थात वह शब्द कोई और हो, तो इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? इसका विखंडन ना हो पाए। जैसे कि राम है, राम स्वयं में शब्द है लेकिन इसका विखंडन कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो राम, सीता। ठीक है, तो आगे होगा सीताराम। ठीक है,
ये चीज़ होगी ना, चाहे इसको पहले कर दो या बात कर दो, कोई अर्थ बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन यदि यौगिक शब्द होगा तो उसका क्या होगा, दो रूढ़ शब्दों को जोड़ोगे तो उसे क्या प्राप्त होगा, एक नया शब्द प्राप्त होगा पर्यायवाची, जैसे दशानन, ठीक है, दशानन। अब दशानन क्या है, दस धन आनन, ठीक है, तो दशानन मतलब था रावण मिला है। तो कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द आ जाए तो उससे परिवर्तन हो जाए तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, ये चीज़ें वहीं बताई गई हैं। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, सम मतलब सा लिखा है जहाँ पर तो वहाँ संस्कृत होगा। तद्भव मतलब हिंदी शब्द होगा। देशज मतलब होता है देसी शब्द होता है, जो हम लोग थरिया लोटा जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। विदेशज शब्द किसको कहते हैं, तो वे शब्द जो विदेशी होते हैं, जैसे कि वल्ब हुआ, लाइट हुआ, ये सब विदेशी शब्द है। संकर शब्द किसको कहते हैं, जो हमारी हिंदी और पुर्तगाली या इंग्लिश शब्दों से मिलकर संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे सिनेमा और घर, सिनेमा इंग्लिश शब्द है, घर हिंदी शब्द है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अर्थ के आधार पर शब्द किसको कहते हैं, जिसका तो अर्थ जो हो, इसका अर्थ में परिवर्तित हो तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समोच्चारित शब्द तथा अनेकार्थी शब्द, 4 प्रकार के अर्थ के आधार पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रवि, भास्कर, भानु, दिवाकर और जितने भी प्रकार के पर्यायवाची शब्द आते हैं वो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। विलोम शब्द किसको कहते हैं, तो एक दूसरे के उल्टे को विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। समुच्चारित शब्द, सम उच्चारित मतलब उसी के प्रकार उच्चारण हो लेकिन उसका अर्थ जो हो वो अलग अलग हो तो उसे हम सम उच्चारित शब्द कहते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसके अर्थ अलग हों लेकिन वह शब्द एक ही हो, ठीक है। जैसे द्विजन, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है और अंडा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्री के द्विज माने पक्षी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, ठीक है। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों में भेद, तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है। शब्द का अभिधा रूप, शब्द का व्यंजना रूप और शब्द का लक्षणा रूप, ठीक है। अभिधा रूप किसको कहते हैं, जो सीधी सीधी बोल दिया जाए, ठीक है। राम कच्छा का अच्छा लड़का है। व्यंजना रूप क्या होता है, राम कच्छा का यदि किसी का बखान किया जाए तो राम कच्छा का हनुमान है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा बल है, ठीक है। राम कक्षा का बाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका उपमा दिया जा रहा है। और व्यक्ति का जो है ये लक्षणा रूप है, लक्षण के बारे में उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर अर्थात शब्द में किसी शब्द में लक्षण की बात की जाए तो शब्द का लक्षणा रूप होगा। यदि शब्द के व्यंजन के बारे में बात की जाए अर्थात व्यंजन पर उसका महत्व बनाया जाए, जैसे कि राम कक्षा का गोबर गणेश है, कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो व्यंजन में अपने कहीं ना कहीं परिशुद्धता लाई जा रही है उस व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो शब्द का व्यंजना रूप होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग हम विकार के आधार पर शब्द को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं, जिसके अंदर विकृति उत्पन्न हो अर्थात अर्थ में बदलाव हो, अर्थात वो बुरा अर्थ हो, ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण आदि जो होते हैं। अब जैसे राम खाना खाता है, ध्यान से समझिए। राम क्या है, इसमें संज्ञा है। खाना क्या है, खाना क्या है, खाना खाता है, तो खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, तो खाना क्या हुआ, विशेषण हुआ ना। खाना खाता है, राम क्या खाता है, खाना खाता है, तो खाना की विशेषता बता रहा है ना, तो खाना क्या हुआ, विशेषण हो गया। राम चम्मच से खाना खाता है, ठीक है, तो चम्मच से क्या हुआ, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं जो से लगाया जाता है तो वहाँ पर सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण दो, पिताजी ने डंडे से मारा, ठीक है। तो पिताजी क्या हुए, संज्ञा हुए। ने क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। डंडे से मारा, तो डंडे से क्या हुआ, विशेषण हुआ ना। मारा क्या हुआ, क्रिया हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही है संज्ञा किसको कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान या नाम आदि यदि कोई चीज़ बोध करा तो उसे संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं,
ठीक है। क्रिया क्या होती है? तो कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप याद करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, अभिकारी शब्द और विकारी शब्द मैंने आपको बताया, सीधा हम वाक्य पे चलते हैं। वाक्य क्या होता है? देखिए, शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। तो मैंने आप शुरू में आपको जो पहला वीडियो बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि दो ध्वनि आपस में मिलती हैं तो वर्ण बनता है, यदि दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है। उसी प्रकार यदि दो शब्द सार्थक रूप से, दोनों सार्थक, सभी में सार्थक हो गए, यदि दो शब्द सार्थक रूप से जोड़े जाएं तो वाक्य की रचना करते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चा क्या है? ये भी शब्द है, पढ़ रहे हैं, पढ़ भी ये भी शब्द है, रहे हैं ये भी शब्द है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कई शब्द मिल करके शब्द समूह का रचना कर रहे हैं, इसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिजली का संवेग पुनः हो गया। अब यहाँ पर समझ गए होंगे आप। ठीक है, ज़्यादा हम आपको पकाएंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं: अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के आधार पर वाक्य। शब्द वाला आप काफ़ी दोहराइएगा, वर्ण भी दोहराइएगा। जितना ज़्यादा दोहराएंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा हिंदी। ठीक है, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद क्या होते हैं? तो भैया, अर्थ के अनुसार जो हैं वाक्य शायद 7 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? इसका सिर्फ एक उदाहरण है कि आप इसको देखिए, इसको समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, बार बार पढ़िए, इस पे प्रश्न हल करिए। प्रश्न मैं आपको लगवाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस पे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, विधिवाचक वाक्य, जैसे राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वीकारात्मक की बातें की जाती है। ठीक है, निषेधात्मक मतलब नकारात्मक बातें होती है। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयादिवादिक, आप ध्यान से समझिए, राम खाना खाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार है, राम पढ़ रहा है। उसके बाद राम स्कूल नहीं जाता है, निषेधात्मक वाक्य हो गया। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य आप समझिए, क्या राम सोता है? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। विस्मयादिबोधक, विस्मय से, अरे यार राम ने ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं विस्मय की स्थिति है। ठीक है, संभाव्यवाची भाग वाक्य क्या होगा? संभावनाएं जहाँ पर प्रकट की जाए, मे बी राम अगली साल पास हो जाए, हो सकता है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं व्यक्त की जाए। इच्छा सूचक वाक्य, हे भगवान राम अगली साल अच्छे नंबरों से पास हो, तो कहीं ना कहीं इच्छा की मांग हो रही है। संकेतवाची वाक्य, वो संकेत मतलब किसी चीज़ को संकेत करे, यह सर्प है, ये देखो यहाँ पर सर्प है, अंगुली दिखाकर कह रहा है कि ये देखो यहाँ पर सर्प है। कहीं ना कहीं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे किसी को आप आज्ञा दीजिए, राम उधर मत जाओ, कहीं ना कहीं उसमें आज्ञा है। तो मैंने एक ही उदाहरण देकर के काफ़ी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयत्न किया। इसमें बस यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद इस सारी चीज़ों को उसको तोड़ा गया है, तो इसको मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ों को मैंने दिखाया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल इसको दोहराया जाएगा और इसके आगे बढ़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोहराइए और आगे बढ़िए। ठीक है।